नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के सागर यूनिक स्टडी में। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको छठ पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज की क्लास में हम करेंगे हिंदी पैडागोजी के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और समय से आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे, इसके लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। और अगर आपको हमारे द्वारा जो समझाए गए क्वेश्चन हैं आज की क्लास में वो अगर समझ आते हैं तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। तो देखिए, जो आज की क्लास है वो हिंदी पैडागोजी की, तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो ये है, लिखित कार्य की जाँच में बच्चों की सहायता लेने से। तो जो लिखित कार्य होता है, यदि लिखित कार्य की जाँच आप कर रहे हैं और उसमें बच्चों की सहायता ले रहे हैं तो इसमें पूछा जा रहा है कि उससे क्या इसमें प्रॉफिट होता है, क्या फ़ायदा होता है, क्या लाभ होता है। अगर आप जो लिखित कार्य की जांच अगर कर रहे हैं उसमें बच्चों की सहायता ले रहे हैं तो पहला ऑप्शन है, केवल पठन कौशल का अभ्यास होता है। कि जो बच्चे हैं वो क्या करते हैं, उनका जो है जो पठन कौशल है केवल उसी का अभ्यास होता है। सेकेंड ऑप्शन है, बच्चे ज़्यादा गलतियाँ ढूंढना सीख जाते हैं। थर्ड वाला ऑप्शन है, बच्चों को दूसरों की हस्तलिखित अर्थात हाथ के द्वारा लिखी हुई जो सामग्री है उसको पढ़ने का अवसर और अवलोकन क्षमता के विकास का अवसर भी मिल जाता है। और लास्ट ऑप्शन है, बच्चे दूसरों के विचारों से परिचित होते हैं। तो अब इसमें देखना है कि सही आंसर कौन सा है। तो आप जो है जो तीसरा ऑप्शन है और फोर्थ ऑप्शन है, इन दो के बीच में फंस गए होंगे। पहला ऑप्शन तो आपको पता लग गया होगा कि पहला तो होगा नहीं, कि केवल पठन कौशल का अभ्यास होता है। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आप जानते हैं कि क्वेश्चन है सकारात्मक पॉजिटिव, और इसमें पहले जो है केवल क्या आ गया है, निगेटिव टैग वर्ड, तो इसलिए तो होगा नहीं कि केवल पठन कौशल का अभ्यास होता है। अगर कोई छात्र जो है लिखित कार्य मतलब अगर कोई शिक्षक जो है लिखित कार्य की जांच कर रहा है, उसमें बच्चों की सहायता ले रहा है, तो क्या उससे केवल पठन कौशल का ही अभ्यास होगा? तो पठन कौशल का अभ्यास भी होगा, और जो है और जो कौशल हैं जैसे कि बोलना कौशल हो सकता है कि जो छात्र है जो वो लिखित कार्य की जांच कर रहा हो, बोल बोल के उसको पढ़ रहा हो, ओके, एट एक्स्ट्रा। तो पहला तो होगा नहीं क्योंकि उसने वहाँ पर लिमिट लगा दिया। सेकंड वाला ऑप्शन में कहा कि बच्चे ज़्यादा गलतियाँ ढूंढना सीख जाते हैं, तो देखिए ऐसा तो नहीं है। अगर जो बच्चे हैं वो क्या कर रहे हैं, अपने जो टीचर हैं उनकी सहायता कर रहे हैं लिखित कार्य में जाँचने में, तो क्या उनसे बच्चे जो है वो ज़्यादा गलतियाँ ढूंढना सीख जाएंगे? तो देखिए, इसलिए भी जो टीचर है कोई भी, वो लिखित कार्य में जो बच्चों की सहायता नहीं ले रहा है उनकी जांच करने में, है ना, लिखित कार्य की जांच करने में बच्चों की सहायता नहीं ले रहा है कि बच्चे ज़्यादा गलतियाँ ढूंढना सीख जाते हैं। तो ऐसा नहीं होता है कि उसमें बच्चे जो है ज़्यादा गलतियाँ ढूंढना सीख जाएंगे। तीसरा ऑप्शन है कि बच्चों को दूसरों की जो हस्तलिखित सामग्री है उसको पढ़ने का अवसर और अवलोकन क्षमता के अवसर का विकास का अवसर मिलता है। तो यही ऑप्शन ठीक हो जाएगा कि जो बच्चे हैं उनको दूसरों की हस्तलिखित सामग्री को पढ़ने का अवसर और अवलोकन क्षमता के विकास का भी अवसर मिलता है। इससे उनकी जो अवलोकन क्षमता है उसका विकास भी होता है, ओके। और आप जानते हैं कि जो अवसर है एक पॉजिटिव टैग वर्ड है, और जिसमें भी अवसर आता है ज़्यादातर वो जो ऑप्शन है वो सही होता है अगर चार ऑप्शन में से किसी में भी अवसर नहीं है तो, ओके। तो चार में मतलब चार में से अगर सिर्फ एक में ही अवसर है तो वो जो ऑप्शन होता है वो क्या होता है, वो सही होता है अधिकतर, ओके। क्योंकि जो अवसर होता है ये पॉजिटिव टैग वर्ड होता है। तो आंसर इसमें तीसरा वाला हो जाएगा, ना कि चौथा होगा कि बच्चे दूसरों के विचारों से परिचित होते हैं। देखिए, वैसे विचारों से परिचित तो होते हैं, लेकिन जो सबसे उपयुक्त है हमें तो वो देखना है ना। तो सबसे उपयुक्त में देखो, इसमें बच्चों के विचारों से परिचित तो हो ही रहे हैं, साथ में उनको जो है अवलोकन क्षमता का जो विकास है उसका अवसर भी मिल रहा है। तो इसमें कई सारी बातें हो रही हैं, ओके। इसमें केवल जो है क्या हो रहा है, सिर्फ बच्चे दूसरों के विचारों से परिचित हो रहे हैं, इसलिए इससे उपयुक्त जो ऑप्शन है वो तीसरा वाला होगा। तो आंसर यहाँ पर होगा तीसरा वाला ऑप्शन। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 2 है, वर्तनी शिक्षण के लिए निम्न में से कौन सा अभ्यास सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? तो वर्तनी शिक्षण का अगर जो अभ्यास करना है तो उसके लिए सबसे ज़्यादा में से कौन सा सही रहेगा, कौन सा उपयुक्त रहेगा, ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। फर्स्ट ऑप्शन है सुलेख। तो वर्तनी शिक्षण के लिए सुलेख से तो कोई प्रॉफिट होने वाला है नहीं इतना ज़्यादा, ओके, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, सुलेख तो देख देख करके करते हैं। सेकंड वाला ऑप्शन है अनुलेख, थर्ड वाला ऑप्शन श्रुतलेख, और लास्ट है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, जो आंसर है कौन सा होगा, वो थर्ड वाला ऑप्शन हो जाएगा, श्रुतलेख या इमला। श्रुतलेख कर होता है सुनकर लिखना, या जिसे हम कहते हैं इमला, ओके। तो देखिए, अगर वर्तनी शिक्षण में क्या करना है, सुधार करना है, अगर वर्तनी शिक्षण में क्या करना है, अगर वर्तनी में सुधार करना है, उसका अभ्यास करना है, तो उसके लिए जो इमला है, जो श्रुतलेख है, वो बहुत ही अच्छा रहता है। जैसे कभी आप जब स्कूल जाते थे तो जब आप छोटी क्लासों में थे तो वहाँ पर जो श्रुतलेख है इमला वो बोला जाता था, तो वो इसीलिए बोला जाता था ताकि जो बच्चों के अंदर जो शब्दों के जो उच्चारण हैं जो उनको बनाना नहीं आता है
उनको वो ठीक से बना पाए, उनकी जो वर्तनी है वो क्या हो जाए, वो शुद्ध हो जाए। अर्थात वर्तनी को शुद्ध करने के लिए, वर्तनी के जो अच्छे प्रकार से अभ्यास करने के लिए क्या हो जाता है, जो श्रुत लेख है वो उसका अभ्यास कराया जाता है, वो बोला जाता है, आप ये कह सकते हैं। तो आंसर इसमें होगा थर्ड वाला ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। 3 क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन लाना ही अधिगम है, यह कथन किसका है। अनुभव के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन लाना ही अधिगम है, यह कथन किसका है। फर्स्ट ऑप्शन है चॉम्स्की, सेकंड है गेट्स, थर्ड वाला है वाइगोत्स्की, लास्ट ऑप्शन है E.A. पील। तो देखिए जो गेट्स है वो गेट्स मानते थे, ऐसा गेट नामक जो मनोवैज्ञानिक है, कि अनुभव के द्वारा जो व्यवहार है उसमें परिवर्तन लाने को ही अधिगम कहा जाता है, अर्थात उसको ही लर्निंग या सीखना कहा जाता है। तो आंसर हो जाएगा इसमें सेकंड वाला ऑप्शन। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 4 है, माधुरी पढ़ते समय कभी कभी वाक्यों शब्दों की पुनरावृत्ति करती है, इसका यह भाषाई व्यवहार दर्शाता है कि। तो क्वेश्चन तो आपको समझ आ गया होगा। माधुरी एक छात्र है, जब वो पढ़ती है तो पढ़ते समय क्या करती है, कभी कभी वाक्यों और शब्दों की पुनरावृत्ति करती है, अर्थात उन्हें बार बार रिपीट करती है। तो इसका ये जो भाषाई व्यवहार है वो क्या दर्शाता है, क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है। फर्स्ट ऑप्शन है, वह समझ के साथ पढ़ने की कोशिश कर रही है इसलिए वह ऐसा कर रही है। सेकंड वाला ऑप्शन है, वह अटक अटक कर ही पढ़ सकती है। तो देखिए ही जो है ये एक निगेटिव टैग वर्ड है, तो इसलिए ये वाला ऑप्शन तो होगा ही नहीं। थर्ड वाला ऑप्शन है, उसे पढ़ना बिल्कुल नहीं आता। अब देखिए ये भी निगेटिव हो गया क्वेश्चन, जबकि कैसा है पॉजिटिव, और इसमें जो ऑप्शन ये कैसा हो गया निगेटिव, उसे पढ़ना बिल्कुल नहीं आता। देखो उसे पढ़ना तो आता है, ओके, पढ़ना आता है, लेकिन वो अटकी तो रही है, ओके, और शब्दों की क्या कर रही है, पुनरावृत्ति कर रही है, सॉरी वो क्या कर रही है, वाक्य शब्दों की पुनरावृत्ति तो कर रही है। तो इससे साफ जाहिर है कि उसे पढ़ना तो आता है, तो थर्ड वाला ऑप्शन तो इसलिए होगा नहीं। लास्ट ऑप्शन है, वह पढ़ने में ज़्यादा समय लेती है। तो देखिए आंसर जो इसमें सही होगा वो यही वाला हो जाएगा, फोर्थ वाला ऑप्शन, कि वह पढ़ने में ज़्यादा समय लेते। सीधी सी बात है, जब वो पढ़ेगी और वो क्या करेगी, वाक्यों शब्दों को जो है उनकी पुनरावृत्ति करेगी बार बार, तो उससे क्या होगा, पढ़ने में ज़्यादा समय लगेगा, है ना। तो आंसर होगा फोर्थ वाला ऑप्शन। अगर हम बात करते हैं पहले वाले ऑप्शन की, कि वह समझ के साथ पढ़ने की कोशिश कर रही है, तो देखिए समझने के लिए जो बार बार शब्दों की पुनरावृत्ति की आवश्यकता नहीं है, ओके। हाँ ये जरूर हो सकता है कि वो समय मतलब क्या कर रही है, थोड़ा सा समय लेकर के उसको ऐसे ही पढ़ रही है, तो अगर वो अटके ना, मतलब वो जो वाक्यों की या शब्दों की पुनरावृत्ति अगर ना करे, तब आप कह सकते हैं कि हाँ वो समझ के साथ पढ़ रही है, वो थोड़ा टाइम लेकर के पढ़ रही है, तब वो जो है क्या पढ़ेगी, तब वो पढ़ेगी समझ के साथ में, ओके, तब पढ़ेगी समझ के साथ। तो आंसर फिलहाल यहाँ पर होगा फोर्थ वाला ऑप्शन, तो फर्स्ट वाला इसलिए नहीं होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन है, हिंदी भाषा के प्रश्न पत्रों के अंतर्गत चयन प्रकार के सभी प्रश्न डैश प्रकार के होते हैं। तो जो हिंदी भाषा के प्रश्न पत्र होते हैं उनके अंतर्गत जो चयन प्रकार के होते हैं, जिनमें आपको जो सही आंसर है वो चुनना होता है, तो वो जो सभी प्रश्न होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है वस्तुनिष्ठ, सेकंड है लघु उत्तरीय, थर्ड है अति लघु उत्तरीय और लास्ट है निबंधात्मक। तो आंसर आपको मिल गया होगा, बहुत ईजी क्वेश्चन है, सरल क्वेश्चन है। तो जिनमें चयन करना पड़ता है वो होते हैं वस्तुनिष्ठ, तो आंसर हो जाएगा पहला वाला ऑप्शन। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, कविता शिक्षण में गीत प्रणाली का प्रयोग किस स्तर पर करना सर्वाधिक उपयोगी होता है। तो जब आप अगर एक मतलब शिक्षक हैं या शिक्षिका हैं और आप क्या कर रहे हैं, आप कक्षा में पढ़ा रही हैं और कविता जो शिक्षण है, अर्थात आप क्या कर रहे हैं, कविता को गीत के माध्यम से आप जो है पढ़ा रही हैं। जैसे जो पहली क्लास होती है, फर्स्ट क्लास होती है, नर्सरी LKG, मतलब ये जो क्लासें होती हैं, सेकंड क्लास, इनमें क्या होते हैं, जो टीचर हैं वो गीत के माध्यम से जो है कविता को बच्चों को सिखाते हैं, याद कराते हैं, ओके। तो ये जो करना होता है किस स्तर पे करना है, सबसे उपयोगी होता है, क्वेश्चन में ये पूछा गया है, गीत प्रणाली जो होती है कविता शिक्षण की। फर्स्ट ऑप्शन है प्राथमिक कक्षा स्तर, सेकंड है माध्यमिक कक्षा स्तर, थर्ड है उच्च कक्षा स्तर और लास्ट है उच्चतर माध्यमिक कक्षा स्तर। तो देखिए आपको पता है, मैंने अभी आपको बताया कि जो शिक्षक या शिक्षिका हैं वो प्राथमिक स्तर पर, मतलब अगर जो बच्चे हैं वो छोटे हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लास में या नर्सरी LKG इन क्लास में है, छोटी क्लासों में है, तो वहाँ पर जो कविता है, कविता का जो शिक्षण है उनका वो कैसे किया जाता है, वो किया जाता है गीत प्रणाली के माध्यम से गाकर, ओके। इससे क्या होता है, बच्चे थोड़ा सा जो उसमें रुचि लेते हैं और बच्चों को जो है सरलता से वो याद भी हो जाता है। तो आंसर इसलिए होगा यहाँ पर फर्स्ट वाला ऑप्शन, प्राथमिक कक्षा स्तर पर जो है जो कविता शिक्षण है उसमें गीत प्रणाली का प्रयोग करना सबसे उपयोगी होता है। तो आंसर क्वेश्चन देखिए 7, स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा जा रहा है, भाषा सीखने के लिए कौन सा कारक सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। फर्स्ट ऑप्शन है भाषा के व्याकरणिक नियम। क्या जो भाषा के व्याकरणिक नियम है अगर उनको जान लिया जाए, सीख लिया जाए, क्या वो उससे भाषा सीखी जा सकती है।
सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो यही होगा कि भाषा के व्याकरणिक नियम। तो देखिए जी, भाषा के व्याकरणिक नियमों का ज्ञान है तो भाषा सीखने के लिए ये जो इतना जो महत्वपूर्ण कारक वो नहीं है। ओके, भाषा के व्याकरण के नियम के द्वारा जो है आप भाषा को अच्छी प्रकार से नहीं सीख सकते हैं। ओके, दी हम बात करते हैं सेकंड वाले ऑप्शन की, समर्थ भाषिक वातावरण, अर्थात ऐसा वातावरण जहाँ से जो भी छात्र है, जो भी विद्यार्थी है, जो भी बच्चा है वो क्या कर सके, वो जो है वहाँ पर जो है बातचीत कर सके, दूसरों की बात सुन सके और अपनी बात जो है उसको कह सके। जहाँ पर जो है बहुत बड़ा मतलब ऐसा माहौल है जहाँ पर जो है बहुत सारे लोग हैं या बच्चे छात्र छात्राएँ आप ये कह सकते हैं, जहाँ पर उसको जो है बातचीत करने के अवसर मिल रहे हैं। समर्थ भाषिक वातावरण का मतलब ये होता है। थर्ड वाला ऑप्शन है भाषा की पाठ्यपुस्तक और लास्ट ऑप्शन है पाठ पर आधारित प्रश्नोत्तर। तो सबसे कौन सा होगा, तो होगा सेकंड वाला ऑप्शन, समर्थ भाषिक वातावरण। तो भाषा सीखने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण कारक होगा ना वो समर्थ भाषिक वातावरण होगा, क्योंकि ऐसी जगह से जो बच्चा है वो आसानी से भाषा को और भी क्या कर सकता है, सीख सकता है। ओके, क्योंकि वहाँ पर उसको जो है क्या मिलेंगे, अवसर बहुत मिलेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा अवसर मिलेंगे। और जो समर्थ है, समर्थ भाषिक वातावरण, ये एक पॉजिटिव टैग वर्ड है, जिसमें भी होगा ना ये आप इस पूरी लाइन को याद कर लीजिए, वो सही मिलेगा। ओके, तो आंसर होगा इसमें सेकंड वाला ऑप्शन, समर्थ भाषिक वातावरण। एक पॉजिटिव टैग वर्ड है, जिसमें भी आ जाए, जिस भी क्वेश्चन में, अगर क्वेश्चन पॉजिटिव है तो ये आंसर सही मिलेगा उसमें, 99% गारंटी है इस बात की। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 8 है, दृष्टि बाधित बच्चों को भाषा सिखाते समय। तो जो दृष्टि बाधित बच्चे होते हैं, आप जानती हैं दृष्टि बाधित किसे कहते हैं, जो देख नहीं सकते। अगर ऐसे बच्चों को भाषा सिखानी है तो उस समय क्या करना चाहिए, क्वेश्चन में ये पूछा गया है। फर्स्ट ऑप्शन है, उन्हें कक्षा में अलग बैठाना चाहिए ताकि उन पर विशेष ध्यान दिया जा सके। तो देखिए ऐसा तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए कि जो अगर कोई दृष्टिबाधित मतलब अगर कोई जो अपंग है, विकलांग है, तो उसको आप जो है कक्षा में अलग बैठाएंगे। ओके, और आप भी जानते हैं, आपने समावेशी कक्षा पढ़ी भी होगी, समावेशी कक्षा क्या है। ओके, सेकंड वाला ऑप्शन है, उन्हें विभिन्न भाषिक गतिविधियों में शामिल नहीं करना चाहिए। तो देखिए ये वाला ऑप्शन तो बिल्कुल होगा ही नहीं। थर्ड वाला ऑप्शन है, अधिक से अधिक मौखिक भाषा का प्रयोग करना चाहिए। लास्ट ऑप्शन है, कम पाठों वाली पाठ्यपुस्तक का निर्माण किया जाना चाहिए। तो देखिए इससे कोई लेना देना नहीं है कि कम पाठों वाली पाठ्यपुस्तक का निर्माण किया जाना चाहिए। इससे क्या प्रॉफिट होगा दृष्टिबाधित बच्चों को, अगर आप भाषा सिखा रहे हैं। तो देखिए आप जानते हैं कि जो दृष्टिबाधित बच्चे हैं वो जो है देख तो सकते नहीं है, लेकिन अगर आप क्या करेंगे, अगर आप जो है अधिक से अधिक बोलेंगे, मौखिक भाषा का प्रयोग करेंगे, तो इससे क्या होगा, जो दृष्टिबाधित बच्चे होंगे वो उसको सुनकर जो है जो भाषा है उसको जो है अर्जित कर सकते हैं। ओके, तो आंसर इसलिए इसमें जो होगा वो थर्ड वाला ऑप्शन होगा, अधिक से अधिक मौखिक भाषा का प्रयोग करना चाहिए। और जो अधिक से अधिक है ये क्या है, एक पॉजिटिव टैग वर्ड है, ज़्यादातर जिसमें आएगा वो आंसर सही होगा। तो आंसर होगा इसलिए इसमें तीसरा वाला ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 9 क्वेश्चन है, भाषा का अस्तित्व एवं विकास समाज के बाहर नहीं हो सकता, यह कथन किसका है। फर्स्ट ऑप्शन है चोमस्की, सेकंड है ओरोरिन, थर्ड है वाइगोत्स्की और लास्ट ऑप्शन है जीन पियाजे। तो देखिए ये जो मानते थे, ये मनोवैज्ञानिक मानते थे ओरोरिन की भाषा का जो अस्तित्व और विकास है वो समाज के बाहर नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये जो कथन है ये ओरोरिन का है, तो आंसर होगा सेकंड वाला ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 में है भाषा स्वयं में। तो भाषा स्वयं में क्या है, फर्स्ट ऑप्शन है एक जटिल चुनौती है। तो देखिए जटिल जो है एक निगेटिव टैग वर्ड है, जटिल हो गया, कठोर हो गया, इस प्रकार के जो भी टैग वर्ड हैं ये जो सही आंसरों में नहीं आएंगे। ओके, क्वेश्चन कैसा है, पॉजिटिव। अगर हाँ निगेटिव क्वेश्चन है तब जो है निगेटिव ही आंसर होगा, ये बात आपको याद रखनी है। तो भाषा स्वयं में एक जटिल चुनौती नहीं है, आपको पता है, तो एक साधन है। नंबर 2 एक विषय मात्र है। तो देखिए मात्र भी क्या है, निगेटिव टैग वर्ड है, इसलिए ये भी नहीं होगा। थर्ड वाला ऑप्शन है संप्रेषण का एकमात्र साधन है, और एकमात्र भी क्या है, निगेटिव टैग वर्ड है, तो इसलिए ये भी नहीं होगा। फोर्थ वाला ऑप्शन है एक नियमबद्ध व्यवस्था है। तो यही आंसर बिल्कुल ठीक है, एक नियमबद्ध व्यवस्था है। और एक बात मैं आपको बताऊं, नियमबद्ध व्यवस्था ये जो है नियमबद्ध, ये क्या है, एक पॉजिटिव टैग वर्ड है। जिस भी लाइन में ये आपको मिले, जिस भी मतलब क्वेश्चन में आपको मिले, ये जो लाइन है क्वेश्चन पॉजिटिव है, तो ये आंसर जो है 100% सही होगा। यही वाली लाइन वाला कि नियमबद्ध व्यवस्था है, भाषा कैसी है, एक नियमबद्ध व्यवस्था है। ओके, वो नियमों से बंधी हुई है, आपको पता है। तो आंसर होगा इसमें फोर्थ वाला ऑप्शन, सॉरी, कि भाषा जो है क्या है, एक नियमबद्ध व्यवस्था है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसको याद कर लेना। कुछ पॉजिटिव टैग वर्ड जो ऐसे हैं आपको जो है एग्जाम में ऐसी कैसी मिलते हैं, सिर्फ अगर आप क्वेश्चन पॉजिटिव है तो आप देखिए कि इसमें जो ऑप्शंस हैं वो पॉजिटिव हैं या निगेटिव हैं। अगर क्वेश्चन पॉजिटिव है और ऑप्शन जो है वो भी पॉजिटिव है, 3 उसमें निगेटिव है और 1 पॉजिटिव है, तो ये आंसर ठीक होगा। ओके,
और बाकी मैं आपको जो है पॉजिटिव टैग वर्ड की, नेगेटिव टैग वर्ड की एक अलग से वीडियो जो है बना करके दूंगा, आप उसको देख लेना। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी क्लास हिंदी पैडागोजी की। आपको हमारी क्लास कैसी लगी बताएं ज़रूर। और हाँ, आज आपकी क्लास होगी संस्कृत पैडागोजी की 6 बजे अपलोड। तो दोस्तों मैं मिलूंगा आपको अब संस्कृत पैडागोजी की क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए और अपनी तैयारी करते रहिए और अपना ख्याल रखिए।